नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस BA पर। फ्रेंड्स, आज इस क्लास में हम देखेंगे BA सेकेंड सेमेस्टर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है उसके बारे में देखेंगे, और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, जो डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, उसके बारे में एक एक टॉपिक करके हमने पूरा कवर किया है। अब आगे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वस्त्रों का महत्व है। तो वस्त्रों का महत्व तीनों होता है: शरीर को गर्म रखने के लिए, कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, और शरीर को हमारे ढकने के लिए। तो इसमें सभी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए व वायुयान चालकों के लिए एक विशिष्ट प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। तो वो क्या होते हैं? जल अभेद या अज्वलनशील। कौन से व्यक्ति पेड़ों के पत्तों का प्रयोग वस्त्रों के रूप में करते थे? तो जो पहले आदिवासी लोग रहते थे वो प्रयोग करते थे। कौन से व्यक्ति पेड़ों के पत्तों का? तो ये आदिवासी लोग करते थे। प्राचीन काल में कौन से देश नए नए रेशे तैयार करने में जुट गए थे? तो जो भारत और मिस्र के लोग थे वो जुट गए थे। वस्त्रों की देखरेख व बचाव किससे करनी चाहिए? तो कीड़ों व फफूंदियों से करनी चाहिए। उसके बाद आगे का क्वेश्चन है कि वस्त्रों का निर्माण किससे होता है? तो जो तंतु होते हैं उससे वस्त्रों का निर्माण होता है। क्योंकि तंतु से धागे बनते हैं, धागे से वस्त्र बनते हैं, और वस्त्र से पहनने योग्य वस्त्र बनते हैं। वनस्पति जगत में जनित रेशों की रचना का मुख्य भाग है। तो जो वनस्पति जगत होता है वो उसका मुख्य भाग पेड़ों से हम उसको प्राप्त करते हैं। तो उसमें मुख्य भाग सेलुलोज का होता है। कपास के पौधे के जिन तंतुओं को निकाल कर मशीनों में भेजते हैं उसे क्या कहा जाता है? बिनौले। जो उसके बीज होते हैं उसको निकाल दिए जाते हैं। नाइट्रोसेलुलोज रेयान का निर्माण किसने किया था? तो प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स ने किया था। बीज वाला तंतु कौन सा होता है? जो लिनन होता है वो बीज वाला तंतु होता है, और कपास भी होता है। उसके बाद ऊन विभिन्न प्रकार की जातियों के पशुओं की खाल पर स्थित बालों द्वारा प्राप्त होती है, किंतु निम्न में से किस जंतु से नहीं प्राप्त होती है? तो गाय, क्योंकि भेड़ से प्राप्त होती है, ऊंट से और बकरी, तीनों से। रेयान किस प्रकार का तंतु है? तो रेयान एक प्रकार का कृत्रिम तंतु है जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक तंतु नहीं है? तो जो रेयान होता है वो रासायनिक भी नहीं है और ये मानव द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले अंडा बनता है, उसके बाद लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, लास्ट में कीड़ा बनता है। उसके बाद आगे कपास की जन्मभूमि, तो उसको भारत को कहा जाता है। सूती वस्त्र किस देश में बेचे जाते हैं? यूरोप में बेचे जाते हैं। उसके बाद कपास के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान किसको प्राप्त है? तो अमेरिका को। वहाँ सबसे ज़्यादा निर्माण किया जाता है। तंतुओं को समानांतर क्रम में रखकर उन पर कंघी की जाती है तो उसे कॉक्ड स्लाइबर कहा जाता है। अगर कपास के तंतु अनुपस्थ कराट में दिखता है तो वो लंबा दिखता है। कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान है तो सबसे ज़्यादा अमेरिका में। कपास की कौन सी वस्तु जानवरों को खाने में प्रयोग की जाती है? तो जो बीज की खली होती है वो उसको जानवर खाते हैं। उसके बाद लिनन के वस्त्र की सतह पर क्या नहीं होते हैं? तो रोए उस पर नहीं होते हैं। लिनन तंतु के वस्त्रों की बुनाई बनने में किसका प्रयोग किया जाता है? जैकार्ड बुनाई का। लिनन के तंतुओं को रेशे की लंबाई 12 इंच से 20 इंच तक होती है, क्योंकि यह एक लंबा रेशा होता है। तनों के बंडलों में पानी डालकर रखने में लगातार डूबा रहने से उसमें क्या उत्पन्न हो जाते हैं? जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। लिनन के वस्त्र किसके प्रभाव से नष्ट होते हैं? तो जो उसका अम्लीय प्रभाव होता है, अम्ल के प्रभाव से वो नष्ट हो जाते हैं। लगभग 10,000 पूर्व लिनन के रेशों का प्रयोग कहाँ मछली पकड़ने के जाल में करते थे? तो यूरोप में उसका मछली के जाल बनाने में किया जाता था। लिनन का रेशा मुख्यतः सेलुलोज का बना होता है। उसका प्रतिशत कितना होता है? 73.7% होता है। अनुदैर्ध्य काट में यदि लिनन के तंतु को देखा जाए तो वह कैसा दिखता है? सीधा और बेलनाकार दिखाई देता है। लिनन के तंतु से रुमाल व तौलिया अधिक बनती है। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि इसकी अवशोषण क्षमता ज़्यादा होती है, पसीना सोखने में मदद करते हैं। उसके बाद है लिनन की खेती के लिए जो सन का पौधा होता है वो अप्रैल व मई में उसकी बुआई होती है। अगला क्वेश्चन है, ऊन के तंतुओं की प्राप्ति किससे होती है? तो जानवरों के बालों से। जो जानवर के बाल होते हैं उसे हम प्राप्त करते हैं। मेरिनो ऊल सबसे अच्छा कहाँ पाया जाता है? तो यूरोप में पाया जाता है। भारत में कंबलों के लिए प्राचीन काल से ख्याति किस वस्त्र को प्राप्त है? तो जो ऊनी वस्त्र होते हैं उनको प्राप्त है। मेमने किसे कहा जाता है? तो जो भेड़ के बच्चे होते हैं उनको मेमने कहा जाता है।
अगला है मंगोलिया, चीन व उत्तर पश्चिमी भारत में ऊन का प्रयोग किस जानवर से किया जाता है? तो जो ऊँट होता है उससे किया जाता है। सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र निर्माण कहाँ से प्रारंभ हुआ? जो इंग्लैंड है वहाँ से प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा देश ऊन का उत्पादक नहीं है? तो चीन में कोई भी ऊन का उत्पादन नहीं किया जाता। आगे है रेशम किस वृक्ष के कीड़ों से प्राप्त होता है? तो शहतूत से। यह सब आप जानते ही होंगे। वस्त्रों का राजा किसे कहा जाता है? रेशम को कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में रेशम का उत्पादन कहाँ किया गया था? स्पेन में सबसे पहले 18वीं शताब्दी में किया गया था। आधुनिक युग में वैज्ञानिक विधि से उन्नत रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो जापान में किया जाता है। उसके बाद भारत में सिल्क का उत्पादन कहाँ प्रमुख रूप से किया जाता है? तो प्रमुख रूप से कर्नाटक व जम्मू कश्मीर में किया जाता है। कौन सा वस्त्र अपनी सुंदरता तथा कोमलता के कारण वस्त्रों का राजा कहा जाता है? तो जो रेशम होता है उसको वस्त्रों का राजा कहते हैं। रेशम के तंतु का उद्भव कितने ईसा के लगभग पूर्व हुआ था? 2000 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। आधुनिक युग में वैज्ञानिक विधि से उन्नत रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? जापान का। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र कैसा होता है? सबसे पहले अंडा, लार्वा, प्यूपा, लास्ट में कीड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वनिर्मित रेशम नहीं है? जो कता हुआ रेशम होता है वह स्वनिर्मित नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप इसका डिस्क्रिप्टिव देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें पूरा एक एक चैप्टर पड़ा हुआ है। नायलॉन के वस्त्र किस विधि से तैयार किए जाते हैं? रासायनिक विधि से, क्योंकि यह मनुष्य द्वारा और रासायनिक विधि से बनाया जाता है। नायलॉन की खोज में सहयोग किस वैज्ञानिक ने दिया था? डॉक्टर वेल्स एच कैरोथस ने। उसके बाद नायलॉन के होजरी वस्त्र सभी स्थानों पर किस सन में बिकने के लिए उपलब्ध हो गए थे? 1940 में। नायलॉन धागे का सार्वजनिक रूप से निर्माण किस सन में हुआ था? 1938 में। जो नायलॉन होता है बहुत ही आरामदायक होता है और यह हर मौसम में प्रयोग करने के लिए सही होता है। एक प्लास्टिक रेशा है, जो ऑर्लान होता है वो प्लास्टिक रेशा होता है। फाइबर ग्लास का निर्माण किस सन में हुआ था? 1931 में हुआ था। रियान को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? काउंट हिलेरे डी चार्डोनेट ने किया था। इसको तैयार किया था। कुप्रानोमियम रेयान का प्रयोग सर्वप्रथम किस सन में हुआ था? 1890 में इसका प्रयोग हुआ था। आगे देखते हैं। सेलुलोकज एसीटेट निर्मित रेयान का विधि किस जगह विकास हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। इंग्लैंड के ब्रेबर, क्रॉस तथा पीडर ने सन 1882 में किस विधि का प्रयोग किया था? विस्कॉस रेयान का प्रयोग किया था। नाइट्रोसेलुलोज विधि का सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया? चार्डोनेट ने किया था। आगे है विस्कोस विधि का प्रयोग करके रेयान का धागा सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने निर्मित किया था? वेबर क्रॉस ने किया था। कुप्रानोनियम रेयान विधि का प्रयोग सबसे करके निर्मित कहाँ किया गया था? तो किसके द्वारा? एल.एस. देस्पिजस ने किया था। अगला है टेरिलिन का सर्वप्रथम निर्माण कहाँ के वैज्ञानिक ने किया था? इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने किया था। टेरिलिन एक प्रकार का रेशा होता है जिसका प्रयोग उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि और सारे रेशों का होता है। ड्यूपोर्ट डा नीमर्स एंड कंपनी के डेकरॉन के धागे का निर्माण कहाँ किया गया था? अमेरिका में किया गया था। आगे है कास्ट ऊल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है? कपास व ऊन को मिलाकर के कास्ट ऊल जो रेशा होता है तैयार किया जाता है। फिलामेंट तंतु कितना लंबा होता है? 10,000 से 4,000 तक होता है। जो फिलामेंट धागा होता है, यह धागा दो प्रकार का होता है। अगर लंबाई के हिसाब से देखें तो एक लंबा धागा होता है जिसको फिलामेंट बोला जाता है, एक छोटा धागा होता है जिसको स्टेपल बोला जाता है। तो जो फिलामेंट होता है इससे अच्छे वस्त्र बनाने में किया जाता है क्योंकि ये लंबे लंबे रेशे होते हैं। जो स्टेपल धाते होंगे उनसे वो दूसरे तरीके के वस्त्र बनाने का, जो हम पहनने में प्रयोग नहीं करते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। स्टेपल फाइबर को किस वैज्ञानिक ने परिभाषित किया था? हॉलेड व शैडवर ने परिभाषित किया था। उसके बाद करघे का मुख्य भाग कौन सा होता है? तो जो ताने का बेलन होता है उसका मुख्य भाग होता है। बुनाई की प्रमुख क्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। बाएं हाथ की बुनाई किसको कहते हैं? जो ट्विल बुनाई होती है उसको बाएं हाथ की बुनाई कहते हैं। वस्त्र की उल्टी ओर की बुनाई क्या कहलाती है? सेटिन बुनाई।
आगे है, निटिंग के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। निटिंग एक तरीके की बुनाई होती है जिसमें जिस तरीके का हम घर में स्वेटर बुनने का सीधा उल्टा बुनाई करते हैं, इसी तरीके की होती है। निटिंग का आविष्कार कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। स्टील से बनी नीडल का प्रयोग किसने किया था? तो स्पेन जो वासियों थे उन्होंने किया था। इन्होंने स्टील के बने सुइयों का प्रयोग किया था। उसके बाद अगला है, पेपर पैटर्न किस प्रकार के कागज़ पर बनाए जाते हैं? जो ब्राउन पेपर होते हैं उस पर बनाए जाते हैं। ड्राफ्टिंग बनाई जाती है कपड़े को काटने से पहले, क्योंकि उसी ड्राफ्टिंग के अनुसार ही तो हम कपड़े की कटाई करते हैं। नोटबुक या कॉपी में किस प्रकार की ड्राफ्टिंग बनाई जाती है? छोटे स्केल की ड्राफ्टिंग बनाई जाती है। ड्राफ्टिंग के लिए किस सामग्री की आवश्यकता पड़ती है? तीनों की पड़ती है। स्केल, ट्रायंगल, मार्किंग व्हील, तीनों की आवश्यकता पड़ती है। पैटर्न बनाने में तकनीक का प्रयोग किया जाता है तीनों का। चपटे पैटर्न, ड्राफ्टिंग, ड्रेपिंग, तीनों का प्रयोग किया जाता है। अगला है, वस्तु या रेखा लेआउट के लाभ क्या होते हैं? तो उत्पादन की बाधाओं को दूर करना, जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसकी जो बाधा होती है वो दूर हो जाती है। उसके बाद है, वस्तु या रेखा लेआउट की हानि क्या होगी? लचीलेपन की कमी, इसको हम बदल नहीं सकते, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। प्रक्रिया लेआउट का लाभ क्या है? अधिकतम मशीनों का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। कार्यात्मक लेआउट की हानि क्या होती है? फर्श क्षेत्र का अधिकतम उपयोग होता है। उसके बाद स्टेशनरी मटेरियल का लाभ क्या है? तीनों है। अर्थव्यवस्था में रूपांतरण, समान लेआउट में विभिन्न जॉब, विशेषज्ञता, तीनों है। कपड़े का अनुमान लगाते समय ध्यान रखना चाहिए, कपड़े का अर्ज भी, वस्त्रों का नमूना भी और फ्रिल भी, कुल मिला के तीनों ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, इस तरीके से पार्ट ए में जो आपका वस्त्र विज्ञान का चैप्टर है उसमें उसको हमने कवर कर दिया है। अगर इसमें सेकंड पार्ट भी कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा जाएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आप इसको पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आप इसका डिस्क्रिप्टिव देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ा हुआ है, आप उसको देखें और लोगों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।